नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में से अध्याय 2 लहासा की ओर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी ने यह यात्रा 1930 में की थी। तिब्बत जाने के लिए 2 मार्ग सुनिश्चित हैं, फरीकरीपोंग और नेपाल का मार्ग। उन्होंने इस यात्रा के लिए नेपाल मार्ग का चयन किया। राहुल जी ने इस पाठ के माध्यम से तिब्बत प्रदेश एवं तिब्बत के समाज के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न किया है। नेपाल का मार्ग एक व्यापारिक मार्ग नहीं, एक सैनिक मार्ग भी था। वहां रास्ते में चीनी किले थे और जगह जगह सैनिक टुकड़ियां, फौजी चौकियां भी थी, जहां पर चीनी टुकड़ियां रहा करती थी, चीनी सैनिकों की टुकड़ियां रहा करती थी। लेकिन अब वहां पर चीनी सैनिक तो नहीं थे, लेकिन वहां के किसानों ने अपना बसेरा कर लिया था, क्योंकि वहां आसपास खेती के योग्य बहुत सी जमीन थी। वो वहां पर खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेखक जब वहां पहुंचे तब उन्होंने एक किले में चाय पीने का निश्चय किया। चाय पीने के लिए जिस किले में वो ठहरे, वहां पर एक व्यक्ति उनसे राहदारी मांगने के लिए आया। राहदारी आप टैक्स कह सकते हैं। और लेखक ने यात्रा के लिए जो अनुमति की चिट उन्हें भारत से प्रदान की गई थी, वो उन्हें दिखा दी और वह व्यक्ति वहां से लौट गया। लेखक ने तिब्बत के मार्ग में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, लेकिन साथ साथ वह बहुत सी बातों से प्रभावित भी हुए, जैसे वहां के समाज से। वहां पर जो छुआछूत, जाति पाति का कोई भी प्रश्न नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी, पर्दा घूंघट नहीं करती थी। कोई भी अपरिचित व्यक्ति किसी भी घर में जाकर चाय का निवेदन कर सकता है। वहां की चाय हमारे भारत की चाय से भिन्न होती है। वहां की चाय सोडा, नमक और मक्खन को मिलाकर बनाई जाती है। और लेखक ने भी यह जाना कि वहाँ जो लोग हैं वो अतिथियों का बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर चाय का निवेदन कर सकता था और घर की स्त्री उनके लिए चाय पका देती थी। आप अपना सामान उन्हें दे दीजिए, वे आपके सामान से भी आपके लिए चाय बना देंगे। यदि किसी व्यक्ति को यह संशय हो जाए कि घर की स्त्री उनकी चाय में मिलाने वाला सामान अपने पास रख लेंगी या पूरा सामान नहीं मिलाएंगी, तो व्यक्ति उनकी रसोई घर में जाकर उनके अपने समक्ष अपनी चाय बनवा भी सकता है। लेखक जब वहां पहुंचे तो उन्हें रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई। बेशक लेखक भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी जगह वहां पर रहने के लिए मिल गई। लेकिन जब लेखक 5 साल बाद थोंडला आए और घोड़ों पर सवार थे, सूट बूट पहने थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी जगह नहीं मिली। बेटा, परित्यक्त होता है, परित्यक्त छोड़ा हुआ। और जब 5 साल बाद आए तो उन्हें अच्छी जगह क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने छड़ पी हुई थी। छड़ वहां पर एक नशीला पेय पदार्थ होता है, आप शराब कह सकते हैं। छड़ नशीला पेय पदार्थ, तो जिससे वो नशे में थे, मस्त थे, अपने होश हवास में नहीं थे। इसलिए किसी ने भी शाम के समय उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। अगला पड़ाव था, पहला पड़ाव था थोंडला, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब था नेक्स्ट पड़ाव, उनका अगला पड़ाव था ढांडे। ढांडे जो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के समान था। यह एक निर्जन प्रदेश था, सुनसान प्रदेश था, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर था, 16-17 फीट की ऊंचाई पर। थोंडला से 16-17 फीट की ऊंचाई पर यह प्रदेश था, निर्जन था और दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं थी। इसलिए डाकुओं ने अपना वहां पर बसेरा किया हुआ था। अगर कोई व्यक्ति वहां पर मारा जाता या उसकी हत्या हो जाती तो कोई परवाह नहीं करता था। और क्योंकि इस घटना का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता था, सरकार पुलिस पर या खुफिया विभाग पर कोई खर्च नहीं करती थी और लोग वहां पर पिस्तौलें और बंदूकें लाठी की तरह लेकर घूमा करते थे।
जब लेखक का सामना लेखक और सुमति उनके मित्र, उन्होंने अपने मित्र सुमति के साथ यह यात्रा की थी। सुमति एक बौद्ध भिक्षुक थे और लेखक के मित्र थे। उन्होंने ही इस यात्रा में उनका साथ दिया और उनका मार्गदर्शन भी किया। और जब भी लेखक और सुमति का सामना किसी भी डाकू के समान दिखने वाले व्यक्ति के साथ होता तो वो दोनों, क्योंकि भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए वो अपनी टोपी उतारकर, जीभ उतारकर, कुची कुची कहकर भीख मांगने लगते। तो इस तरह से उन्हें भिखमंगा जानकर, उन्हें भिखारी जानकर कोई भी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए बिना किसी बाधा के, बिना किसी मुश्किल के उन्होंने यह प्रदेश भी पार कर लिया। अगला पड़ाव था लंगौर। लंगौर जाने के लिए सीधी खड़ी चढ़ाई थी। जब तब लेखक ने सुमति से कहा कि वह 2 घोड़ों का प्रबंध कर ले, क्योंकि ऊंची चढ़ाई सामान के साथ करना अत्यंत कठिन था। तब सुमति ने 2 घोड़ों का प्रबंध किया और दोनों घोड़ों पर बैठकर अपनी चढ़ाई करने लगे, अपने सफर पर निकल गए। 17-18 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर उन्हें ढांडे के देवता की जगह मिली, जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और कपड़े की रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। और ये बहुत ही सुंदर जगह थी 17 और 18 फीट की ऊंचाई पर। इसके बाद तीसरा लंगौर जाने के लिए वहां पर आगे उतराई थी। तो जो लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा। आगे उतराई थी। लेखक ने सोचा चढ़ाई के कारण जो घोड़ा है वो बहुत ही थक गया होगा, लेकिन उतराई के समय वो उसे कुछ कहना नहीं चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और लेखक भी झूमते हुए इस यात्रा को कर रहे थे। लेकिन आगे चलते चलते 2 रास्ते फूट रहे थे, एक दायां और एक बायां। लेखक ने गलत रास्ता दायां चुन लिया और अपने साथी घुड़सवारों से बिछड़ गए और 1.5 मील पीछे रह गए। जब तक वो किसी से पूछते और किसी से उन्हें पता चला कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है और उनका सही रास्ता पीछे छूट गया है, तो वापस अपनी सुनिश्चित जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें शाम के 5 बज गए। जब वो अपने सुनिश्चित जगह पर पहुंचे तब सुमति उन्हें उनका इंतजार करते हुए मिले, जो कि बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन लेखक के समझाने बुझाने के बाद वे शांत भी हो गए और लंगौर में भी उन्हें बहुत अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई, क्योंकि वहां पर सुमति के भी बहुत सारे यजमान थे। यजमान होते हैं जो अतिथियों का सत्कार करते हैं, किसी भी अतिथि के आने पर उनका आदर सत्कार करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें रहने की जगह भी प्रदान करते हैं शिष्य की भांति। तो अगला पड़ाव था तिनरी। अगला कौन सा पड़ाव था? तिनरी। जब वो तिनरी पहुंचे तो तिनरी एक विशाल मैदान था जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बहुत ही सुंदर जगह थी। उसके बाद अगला पड़ाव, लेकिन तिनरी में जो सुमति थे वो गंडे बांटना चाहते थे। गंडे किसे कहते हैं? गंडे डंडे के ऊपर कोई कपड़ा बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह। आप झंडे, फ्लैग की तरह भी आप इसको कह सकते हैं, झंडा भी कह सकते हैं। एक डंडे के ऊपर कपड़ा बांधा जाता था और उस पर एक धार्मिक चिन्ह और इसे एक झंडे की तरह वो अपने शिष्यों को प्रदान करते थे, अपने यजमानों को प्रदान करते थे। ये बोध गया से लाए हुए कपड़े से बनते थे, जिनमें उनकी बहुत ही आस्था थी। जब सुमति ने लेखक से तिनरी में गंडे बांटने की, अपने यजमानों के बीच गंडे बांटने के लिए गांव में जाने की अनुमति मांगी, तो लेखक ने उन्हें वहां जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सुमति जाएंगे तो 1 हफ्ते तक लौटकर नहीं आएंगे और उनकी यात्रा बीच में ही रुक सकती है। इसलिए सुमति भी उनकी बात, लेखक की बात मान गए। अगला पड़ाव था शेखर विहार। अब क्योंकि सुमति के मन में यह था कि वो गंडे बांटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लेखक से शेखर विहार चलने के लिए कहा और बहाना बनाया कि वो वहां किसी यजमान से मिलना चाहती हैं, और लेखक भी उनके साथ चल पड़े। वहां का समाज कुछ ऐसा था कि वहां की जो जमीन थी वो जागीरदारों में बंटी हुई थी और कुछ जमीन पर जागीरदार
खुद स्वयं भी खेती करते थे और वहाँ की खेती का इंतजाम देखने के लिए मठ विहारों के भिक्षुओं को नियुक्त किया गया था। और वहाँ पर भिक्षु को एक राजा के समान समझा जाता था, राजा के समान उसका आदर किया जाता था। वहां पर लेखक की भेंट नमसे नामक भिक्षु से हुई, जो शेखर विहार की खेती का इंतजाम देखा करते थे। और नमसे भिक्षु एक भद्र पुरुष थे, एक जेंटलमैन थे, और उन्होंने लेखक का और सुमति का बहुत ही आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया, जबकि वो एक भिखमंगे के वेश में थे। वहीं पर शेखर विहार में एक बहुत विशाल मंदिर था, सुंदर मंदिर था। वहां पर कंजुर 103 हस्तलिखित पोथियां थी। हस्तलिखित पोथियां हाथ से लिखी गई किताबें। कंजुर बुद्ध वचन जिसमें बुद्ध वचन लिखे होते हैं, उन्हें कंजुर कहा जाता है। और लेखक इन पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। और जब सुमति ने वहां से जाने की अनुमति मांगी, कंडे बांटने की अनुमति मांगी गांव में जाने के लिए, तब लेखक ने उन्हें अनुमति दे दी, क्योंकि सुमति बहुत बोलते थे और वो चाहते थे कि उनके एकांत को भंग ना किया जाए। वो एकांत में इन पोथियों का अध्ययन करना चाहते थे। लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर को लौट आए और लेखक और सुमति नमसे भिक्षु से विदा लेकर आगे लहासा की ओर चल पड़े। और इसी तरह से यह यात्रा वृतांत का एक अंश है। आपको आशा करती हूँ आपको यह पाठ अत्यंत अच्छा लगा होगा और आपको तिब्बत के बारे में काफी गहन जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।